हेलो। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब डायपोल मोमेंट। वीएसईपीआर पढ़ने के बाद हम डायपोल मोमेंट पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो जो हमने वीएसईपीआर में पढ़ा है वो एज इट इज यहाँ रिवाइज हो जाता है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है डायपोल मोमेंट? डेफिनेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बट लिखो इट इज किसी कोवलेंट बॉन्ड में सेपरेशन ऑफ चार्ज का मेजरमेंट बताता है कौन? डायपोल मोमेंट। ओके, देख रहे हैं तक? ठीक है, तो क्या इसका फॉर्मूला होता है? म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। ये डायपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला है। डायपोल मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और एरो देख के आप समझ ही गए होंगे कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, ठीक है। अब यहां पर ये क्यू क्या है? क्यू है चार्ज ऑन ईच पोल, पोल या एटम ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, एंड डी है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या कहें कि बॉन्ड लेंथ। ओके, अब मतलब समझो इसका क्या है। मान लो कोई एक ये मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल ले लिया, यानी इसमें एक कोवलेंट बॉन्ड है। अब चूंकि ये दोनों एटम अलग अलग हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, बिल्कुल डिफरेंस होगा। मान लिया B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज्यादा है, तो नो डाउट ये जो कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको B अपनी तरफ खींचेगा तो B पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और A पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये पार्शियली का निशान होता है, ठीक है, ये मतलब पार्शियली, यानी इसने पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं लिया। पूरा इलेक्ट्रॉन ले लेते, अगर इसको कंप्लीटली ब्रेक कर देते तो हम A प्लस B माइनस लिखते, बट पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, पार्शियली अपनी तरफ खींचे हैं, तो पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। अच्छा, इसे ही हम Q माइनस एंड Q प्लस बोल देते हैं। Q मतलब चार्ज, या तो नेगेटिव, जितना यहां नेगेटिव आएगा उतना ही यहां पॉजिटिव आएगा। तो यहां बेसिकली Q एक मैग्नीट्यूड वाइज लेना है आपने। Q इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन ईच एटम और पोल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ओके, ठीक है। और D यहां पर क्या है? इनके बीच की दूरी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या कहेंगे बॉन्ड लेंथ। ओके, अब यूनिट क्या होती है इसकी? अगर मैं यूनिट की बात करूं तो एक इसकी यूनिट होती है सबसे पहले कूलम मीटर, और यही आपकी एसआई यूनिट होती है। डायपोल मोमेंट की एसआई यूनिट होती है कूलम मीटर, ठीक है, जिसको हम CM से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, एक और यूनिट होती है इसकी डिबाई, डी, एक मिनट, तो डिबाई, और एक और यूनिट होती है इसकी ESU, सेंटीमीटर। ओके, अब इसकी बहुत फेमस यूनिट होती है डिबाई, आपको ये ध्यान रखना। ऐसा यूनिट कूलम मीटर होती है, डिबाई नहीं। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कूलम मीटर। अच्छा, अब जरा इन तीनों में रिलेशन की बात कर लेते हैं। अगर मैं डिबाई और कूलम मीटर में रिलेशन की बात करूं तो 1 डिबाई इक्वल टू 3.335 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 कूलम मीटर, ठीक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपने ध्यान रखना है। ESU सेंटीमीटर क्या है?
इलेक्ट्रिक चार्ज की सीजीएस यूनिट होती है ईएसयू। ईएसयू माने इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, या इसे हम स्टैट कूलम भी कहते हैं, फ्रैंकलिन भी बोल देते हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप कूलम में क्या जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस के 19 कूलम होता है। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, माइनस के 4.8 इंटू 10 टू की पावर माइनस के 10 ESU। तो यानी एक कूलम को अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में लिखोगे तो 3 इंटू 10 टू की पावर 9 ESU आएगा। अब ये इतनी आलतू फालतू चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्टली लिख सकते हो एक डिबाई में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है 10 टू की पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। ओके, बस ये ध्यान रखो। मेन तो आपने ये यूनिट ध्यान रखनी है और डिबाई और कूलम मीटर में रिलेशन याद रखना है, ये सबसे जरूरी है बस, बाकी तो आप छोड़ सकते हो। ओके, कूलम इसकी यूनिट हो गई और मीटर इसकी यूनिट हो गई, दैट्स इट। अब एक क्वेश्चन के जरिए मैं इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन समझाता हूं, ठीक है। लिखो, इसको मिटाता हूं इसमें। Let's say if in CF bond, carbon fluorine bond, if charge on fluorine is minus 1.6 into 10 to the power minus 21 coulomb, and bond length of CF bond is, let's say, 10 angstrom. Find value of dipole moment of CF bond in debye. ओके, ठीक है। कैसे करोगे? इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन वैसे आते नहीं है, क्वेश्चन तो आपको आता है मॉलिक्यूल की पोलैरिटी बताने के लिए, बट फिर भी फॉर्मूला तो समझना है। क्या करोगे भाई, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। अब ये CF है, अब फ्लोरीन पर चार्ज है माइनस के 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस के 21 कूलम, तो ऑब्वियसली कार्बन पर कितना हुआ प्लस के 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस के 21 कूलम। तो आपने मैग्नीट्यूड लिख देना है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 21 कूलम इंटू 10 एंगस्ट्रम। 10 और एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है भाई 10 टू पावर माइनस के 10 मीटर। सॉल्व करेंगे तो 1.6 इंटू 10 टू पावर ये कितना हो गया माइनस के 30 कूलम मीटर। ओके, ठीक है, ये तो आ गया म्यू। लेकिन क्वेश्चन ये इस CF बॉन्ड का म्यू आ गया, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है उसने डिबाई में बताओ, तो क्या करोगे? आपको पता है एक डिबाई में इतने कूलम मीटर होते हैं, तो एक कूलम मीटर में कितने डिबाई होंगे? तो यहां पर ये जो कूलम मीटर है, तो इस कूलम मीटर की जगह आप क्या लिख दोगे 1 अपॉन 3.33 इंटू 10 टू की पावर माइनस 30, और ये आ गया डिबाई। ठीक है, सॉल्व करोगे तो कितना रहेगा लगभग 16 दूना 32, 0.5 0.4 समथिंग कुछ आ जाएगा, 0.4748 अप्रॉक्स। तो ये हो गया इस फॉर्मूले का यूज। ठीक है, ठीक है, आप इसे लिखो, फिर मैं आगे बात करता हूं इसके बारे में। लिखो, मैं बताऊं
ओके, अच्छा, अब कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड है ना, उसको डायपोल मोमेंट के बेस पे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पोलर बॉन्ड एंड नॉन पोलर बॉन्ड। ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसके डायपोल मोमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू हो तो वो कहलाता है पोलर बॉन्ड, और नॉन पोलर बॉन्ड का मतलब है जिसका डायपोल मोमेंट जीरो हो। ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स से H2, Cl2, O2, N2, ये सब क्या है? ये सब कैसे कोवेलेंट बॉन्ड है? नॉन पोलर। क्यों भाई? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है तो इन सब में डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ है, लेकिन Q तो सबका जीरो है। जब Q जीरो है तो म्यू जीरो है। और यहां पर कोवेलेंट, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल देखो, लेट्स से HF, HCl, HBr, HI, कोई भी, लेट्स से अभी हमने लिया CF, लेट्स से ON, ये सारे कैसे बॉन्ड हैं? ये सारे पोलर बॉन्ड हैं, ठीक है, क्योंकि इनका कुछ ना कुछ Q होगा और कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगी। चलें, ठीक है, तो ये सब पोलर बॉन्ड है। ओके ओके, अच्छा, अब जरा मैं बात करता हूं पोलर बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। लेट्स से ये आपका एक पोलर बॉन्ड है, ठीक है, तो आप इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करोगे? एरो विद टेल कट। अगर कोई भी पोलर बॉन्ड है तो आप उसमें उसको शो करोगे एरो विद टेल कट। अब ये जो एरो है ना, ये कहां की तरफ पॉइंट करेगा? हेड ऑफ एरो पॉइंट टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड टेल टुवर्ड्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज्यादा है ए से तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। नो डाउट दोनों अलग अलग एटम है तो ये पोलर बॉन्ड होगा। फॉर एग्जांपल एक और बात, लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट तो लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट, यानी म्यू के मैग्नीट्यूड को शो करता है। अब देखो, जैसे मान लो तुमको शो करना है ये CF बॉन्ड है, क्या ये बॉन्ड पोलर है? बिल्कुल है। दो अलग अलग एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, फिर पोलर है। अब इसमें एरो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वो ऐसे F की तरफ हेड रहेगा क्योंकि F मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। फ्लोरीन की होती है ना आपकी 4.0, कार्बन की तो होती है 2.5 ऑन पॉलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेट्स से आपका ON है, इसमें कैसे रिप्रेजेंट करोगे? एरो ऐसे, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है 3.5 और नाइट्रोजन की पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3। और लेट्स से आपका HF है तो उसको एरो ऐसे शो करोगे, ठीक है, कुछ भी। लेट्स से आपका क्या ले लूं, बोरॉन क्लोरीन बॉन्ड है, एरो ऐसे शो करोगे। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, अब जरा ये तो हो गया इस लाइन के मतलब। अब जरा इस लाइन का मतलब समझो, लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट। जैसे
HF, HCl, HBr, HI। अब यहां पर अगर आप गौर करोगे तो लेट से ये Q माइनस Q1 है और ये प्लस Q1 है, ये माइनस Q2 है और ये प्लस Q2 है, ये माइनस Q3 और ये प्लस Q3 है, ये माइनस Q4 है, ये प्लस Q4 है। अब ये जो सबसे ज्यादा Q कॉल लेकर के आएगा अपने ऊपर, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। भाई फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0, क्लोरीन की होती है 3.0, ब्रोमीन की और कम 2.8, आयोडीन की और कम 2.5। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो HF के केस में है, तो इसका एरो सबसे लंबा, इसका एरो थोड़ा छोटा, इसका और छोटा, ओके, इसका और लंबा कर देते, और इसका सबसे छोटा। क्यों? क्योंकि अगर आप मैग्नीट्यूड वाइज बात करोगे तो Q1, Q2, Q3 और Q4 दोनों में से सबसे ज्यादा चार्ज किन पोल्स के ऊपर रहेगा? F और इस HF के केस में रहेगा। समझ गए? समझ गए। अब तुम लोग के पास एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में। ये दिख रहा है? एक मिनट, कि सर फ्लोरीन के ऊपर तो चार्ज सबसे ज्यादा है, इस केस में HF के केस में चार्ज सेपरेशन सबसे ज्यादा है, और HI के केस में चार्ज सेपरेशन सबसे कम है, मान लिया। बट अगर आप क्या कहते हैं किसकी बात करोगे, डिस्टेंस की बात करोगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की बात करोगे, तो नो डाउट D4 सबसे ज्यादा होता है, HI की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो सर आपने कैसे डिसाइड करोगे कि किसका म्यू ज्यादा है किसका नहीं? आपने इसका एरो सबसे लंबा क्यों किया? तो भैया ध्यान रखना, हमेशा ये डोमिनेंट फैक्टर होता है। ये चार्ज हमेशा और हमेशा डोमिनेंट फैक्टर होता है, ठीक है? ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगर, समझ गए ना, यहां पे लिख देता हूं ये म्यू, तो म्यू की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है? HF की, फिर HCl, फिर HBr और फिर HI। सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट HF बॉन्ड का है या HF मॉलिक्यूल का है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है वही बॉन्ड है। ओके, इस तरीके से घटता हुआ है। समझ गए क्यों? क्योंकि चार्ज की वजह से, क्योंकि चार्ज जो है और बॉन्ड लेंथ में कौन सा फैक्टर डोमिनेंट होता है? चार्ज। ओके, ठीक। हाँ, इसका एक हमेशा यही चार्ज डोमिनेंट रहेगा। एक एक्सेप्शन केस आएगा, CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, आपके NCERT क्लास 12th में हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर में दे रखा है वो। ओके, उसको लूंगा मैं, वो एग्जांपल में लूंगा। आप लोग यहां तक लिखे, आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी। इसके बाद मैं लेता हूं क्या, एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। ओके, यहां लिख लो, इसका एक ही एक्सेप्शन आएगा, जब आप म्यू की बात होगी CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। इसके केस में अगर आप म्यू चेक करोगे ना, लेट से इसका है μ1, इन चारों केस में अगर आप म्यू चेक करोगे तो सबसे ज्यादा म्यू आता है CH3Cl का, फिर आता है CH3F का, फिर आता है CH3Br का, फिर आता है CH3I का। अब ये हालांकि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया, ये एक्सेप्शनल केस है, याद रखो, इसको मैं आगे थोड़ा जिक्र करूंगा। यहां पर इकलौता ऐसा केस है जहां पर डिस्टेंस, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये इकलौता ऐसा केस है जहां पर डिस्टेंस मैटर कर जाती है। डिस्टेंस इज अ डोमिनेंट फैक्टर इन केस ऑफ दिस। ठीक है, ठीक है, बस ये ध्यान रखो। मिटाता हूं, ये आपके 12th NCERT हेलो एरीन चैप्टर में मिल जाएगा। ठीक है, मिटाता हूं मैं, अब एप्लीकेशन की बात करते हैं। लिखो, अब ठीक है, वो दिख नहीं रहा था। यहां पर डिस्टेंस डोमिनेंट फैक्टर होता है, ठीक है, बजाय चार्ज की, सिर्फ इस केस में।
यहां पर मैंने क्यू डोमिनेंट फैक्टर लिखा है, अब दिख रहा है? लिखो, मैं मिटाता हूं। ओके, अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। एक्चुअल क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है, और उसमें भी इस सेकंड वाले पोर्शन से आते हैं। चलो, तो दो एप्लीकेशन है इसकी। क्या? पहला है इन डिटरमाइनिंग परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड में कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है कौन बताता है? डायपोल मोमेंट। और आयनिक बॉन्ड में कितना कोवलेंट कैरेक्टर है? आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर को कौन बताता है? फजान्स रूल पढ़ा है ना, पोलराइजेशन इन आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर को बताता है फजान्स रूल, और कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर को या कितना आयनिक कैरेक्टर है कौन बताता है? डायपोल मोमेंट, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहला, इन डिटरमाइनिंग परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। क्या है इसका मतलब? इसका एक फॉर्मूला है। देखो, हमने पढ़ा है जैसे एक कोवलेंट बॉन्ड है, अब इसके ऊपर चार्ज आ जाता है। अब चार्ज का आना पार्शली आए, भले चार्ज का आना, चार्ज किस में आते हैं? आयनिक बॉन्ड्स में। इसमें कंप्लीट चार्ज तो नहीं आए, बट पार्शली चार्ज तो आए। पार्शली चार्ज आया मतलब पार्शली आयनिक कैरेक्टर आया, तो कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर आया वो ये बताएगा आपको डायपोल मोमेंट। उसका निकालने का तरीका क्या है? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का तरीका है इन अ कोवलेंट बॉन्ड, म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू आयनिक इंटू 100%। अब ये म्यू आयनिक क्या आफत है, म्यू ऑब्जर्व क्या आफत है? म्यू ऑब्जर्व का मतलब है यहां पर एक्चुअल डायपोल मोमेंट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। उस कोवलेंट बॉन्ड का एक्चुअल जो डायपोल मोमेंट आ रहा है, या आपको जो डेटा दे रखा है वो है, और ये म्यू आयनिक क्या है? म्यू आयनिक का मतलब होता है डायपोल मोमेंट ऑफ बॉन्ड व्हेन बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज प्योर आयनिक। अगर उस कोवलेंट बॉन्ड को अगर आप प्योर आयनिक मान लो, 100% आयनिक मान लो, तब उसका डायपोल मोमेंट क्या आएगा? उसे हम बोलते हैं म्यू आयनिक, ठीक है। ठीक है, इसे मैं क्वेश्चन से समझाता हूं। लेट्स से आपके पास इफ डायपोल मोमेंट ऑफ HCl is let's say मैं लिख लूं 1.03 डिवाइड 1.03 डिवाइड दे रखा है, एंड bond length of HCl is 1 angstrom. So find percentage ionic character इन HCl, ठीक है। ये मैंने डेटा ऐसे ले लिया, कोई एक्चुअल डेटा नहीं है। अगर डायपोल मोमेंट HCl का इतना दे रखा है और बॉन्ड लेंथ दे रखी है, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फाउंड करो। तो आप क्या करोगे? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आपको पता है म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू आयनिक। म्यू ऑब्जर्व आपको दे रखा है 1.03 डिवाइड, ठीक है। और म्यू आयनिक आपको क्या दे रखा है? म्यू आयनिक आपको यहां पर निकालना पड़ेगा। अब जरा ध्यान देना, म्यू आयनिक कैसे निकलेगा? Q इंटू डी। अच्छा, HCl, अगर HCl को आप प्योर आयनिक बॉन्ड मानोगे, प्योर, तो ये ब्रेक होगा कैसे? H प्लस एंड Cl माइनस।
तो ऐसे केस में Cl के ऊपर चार्ज आएगा -1 और हाइड्रोजन के ऊपर +1। ये तो हुआ रिलेटिव चार्ज। एब्सोल्यूट चार्ज क्या होगा? अगर ये प्योर आयनिक बॉन्ड है तो एब्सोल्यूट चार्ज क्या होगा? 1.6 और यहां पर प्लस के, यही तो चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन -1 का मतलब यही तो होता है Q। तो बस अब आप यहां मैग्नीट्यूड रख दो Q और D आपको दे ही रखा है। तो यहां पर आप क्या रखोगे? म्यू आने की जगह Q इंटू डी इंटू 100%, 1.03 डिवाइड, और Q कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, और D कितना है? 1 एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁻10 मीटर इंटू 100%। अब इसे सॉल्व करेंगे। नीचे कूलम मीटर है तो ऊपर भी कूलम मीटर लेकर के आओ। 1.03 डिवाइड, डिवाइड का मतलब कूलम मीटर में क्या होता है? 3.33 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻90 इंटू 10⁻⁻10 कूलम मीटर इंटू 100%। ठीक है, बस अब आप इसे सॉल्व कर लो। क्या -30 और ये -29 -1 और ये 100। हाँ, तो ये आपको सॉल्व करोगे तो जो भी आ जाएगा, ठीक है, जो भी आ जाएगा अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ, आई थिंक मेरे को याद है तो 21.4% अप्रॉक्स आता है। यानी इस HCl बॉन्ड के अंदर 21.4% क्या है? आयनिक करैक्टर है। तो बाकी का क्या है इसमें? बाकी का लगभग क्या कहते हैं 78.6% क्या रहा? कोवेलेंट करैक्टर। ठीक है, ओके। आपको कोई ऐसा बॉन्ड दे रखो, मान लो CO बॉन्ड दे दिया। ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट तो कुछ भी जो आपको डेटा दे रखा होगा वो लिख दोगे। आयनिक में क्या लिखोगे? तो जब आप इसको प्योर आयनिक मानोगे तो यहाँ -2 या +2, तो Q की जगह तब क्या लिख देना? यहाँ पर 2 इंटू दिस, और डिस्टेंस जो दे रखी होगी वो लिख देना। ठीक है, बस। बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं आते। सेकंड एप्लीकेशन जरूरी है तो इसे नोट करो। हम सेकंड एप्लीकेशन पर बढ़ते हैं। ओके, तो सेकंड एप्लीकेशन है डायपोल मोमेंट की इन डिटरमाइनिंग पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं। जैसे बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर होता है, ऐसे ही मॉलिक्यूल भी पोलर या नॉन पोलर होता है। यानी मॉलिक्यूल का, ओवरऑल मॉलिक्यूल का भी क्या निकलता है? डायपोल मोमेंट निकलता है म्यू। ठीक है, अब कैसे निकलता है बात करते हैं। अभी तक हमने पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड पढ़ा है, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। देखो, हम इसको दो जगह पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पहले मैं बात करता हूं डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स polarity is depend upon only polarity of bond। डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूल की पोलैरिटी किस पर डिपेंड करती है? बॉन्ड की पोलैरिटी। इसका मतलब यह है कि इफ बॉन्ड इज पोलर तो मॉलिक्यूल भी पोलर, और अगर बॉन्ड इज नॉन पोलर तो मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर। ओके, कैसे समझे ध्यान से? मैं एग्जांपल लेता हूं। H2, Cl2, Br2, F2, I2, O2, N2 एक्सेट्रा, ये सब डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं। और
ये सभी मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, ये डिपेंड करेगा कि इनका जो कोवलेंट बॉन्ड है वो कैसा है। तो आपको अच्छे से पता है कि H2 हो, Cl2 हो, Br2, F2I2 हो, O2 हो, N2 हो, इन सबके केस में Q तो क्या आएगा, 0 आएगा। जब Q 0 है तो ऑब्वियसली डायपोल मोमेंट भी, जब Q 0 है तो डायपोल मोमेंट भी 0। मतलब ये जो बॉन्ड है, ये सारे के सारे बॉन्ड नॉन पोलर हैं। बॉन्ड नॉन पोलर हुआ तो पूरा मॉलिक्यूल ही नॉन पोलर हो गया। तो ये सारे के सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि इनका बॉन्ड नॉन पोलर है। ठीक है, यानी इन सबके लिए म्यू की वैल्यू 0 है। अच्छा, और वहीं अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, HF, HCl, HBr, HI, अब ये जो मॉलिक्यूल है इनका जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड कैसा है, पोलर है, नो डाउट। पोलर है कि नहीं है? तो अगर इनका बॉन्ड पोलर है तो ये मॉलिक्यूल भी क्या है, पोलर है। बॉन्ड अगर पोलर है तो मॉलिक्यूल भी पोलर है, बॉन्ड नॉन पोलर है तो मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर है। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, आपको डबल बॉन्ड को लेके तो डाउट नहीं है? एक ही मान के चलना, एक ही माना जाएगा इसका, ठीक है? ऐसे कहीं इसका अलग और इसका अलग, कुछ भी सोच सकते हैं, सोचना भी चाहिए, साइंस है। ओके, हाँ। अब मैं बात करता हूं फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, और एक्चुअल में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल आपको बताना है कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं। तो लिखो, इसे मैं मिटाता हूं। ओके, लिख लिया? ठीक। अब मैं बात करता हूं फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा, इसमें डायटोमिक में CO, कार्बन मोनोऑक्साइड पूछ लिया तो क्या बोलोगे? पोलर है, ऑब्वियसली। क्या बोलोगे? पोलर है, क्योंकि इसका म्यू 0 थोड़ी है। ठीक है, ओके। हाँ, फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स पोलैरिटी इज डिपेंड अपॉन पोलैरिटी, सिर्फ पोलैरिटी, ये दिख रहा है ना यहाँ? हाँ, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन दो चीजों पे, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड और दूसरा शेप ऑफ मॉलिक्यूल। इन दोनों पर डिपेंड करेगी, सिर्फ एक पर नहीं। आपको ऐसे भी कई केस मिलेंगे जिसमें बॉन्ड पोलर है बट मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। ठीक है, ओके। बॉन्ड पोलर होना चाहिए। अगर पोलर है बॉन्ड तो कोई गारंटी नहीं है कि बॉन्ड मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, कोई गारंटी नहीं दे सकते। हाँ, अगर बॉन्ड ही पोलर नहीं है तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल नॉन पोलर। क्यों अजम्पशन करें, आओ पढ़ते। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए पढ़ते हैं। अब हम यहां पर जो VSEPR में ज्योमेट्री पढ़ी थी उसके बेस पे पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कौन सी ज्योमेट्री पढ़ी थी, बताओ? सबसे पहले पढ़ी थी लीनियर। लीनियर के एग्जांपल क्या थे? BeF2, BeCl2, ठीक है, CO2 एक्सेट्रा, ये थे कि नहीं थे? अब ध्यान देना, ये जो मॉलिक्यूल हैं, फॉर एग्जांपल BeF2, इसका जो बॉन्ड है ये पोलर है ना, ये भी पोलर है ना, एरो फ्लोरीन की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा? BeCl2
इसका भी बॉन्ड पोलर है ना, CO2, ये बॉन्ड पोलर है ना, बिल्कुल है, बॉन्ड पोलर है, बट ये तीनों के तीनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, सॉरी, बट ये तीनों के तीनों नॉन पोलर है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है इनकी शेप। अब जरा ध्यान देना, मान लो ये जो BeF बॉन्ड है इसका डायपोल मोमेंट मान लो म्यू है, तो इस BeF का भी डायपोल मोमेंट म्यू ही होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग थोड़ी है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, डायरेक्शन अलग अलग है। अगर इसका म्यू है मैग्नीट्यूड तो इसका म्यू है। अच्छा, अगर आपने, अब आपको ओवरऑल बताना है BeF2 का डायपोल मोमेंट। अगर आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो इस डायरेक्शन को ऑब्वियसली नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो दोनों का जो सम आएगा म्यू एंड माइनस म्यू, वो क्या आएगा? 0 आएगा। यानी ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे। क्लियर है? सेम ऐसे ही जो डायपोल मोमेंट इसका वही इसका एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, सेम ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। इसका मतलब बॉन्ड पोलर होने के बावजूद भी मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। समझ गए? समझ गए। ये आप तब कर पाओगे जब आपने वेक्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है। ओके, दो बॉन्ड्स का वेक्टर निकालना जानते हो ना? मान लो दो वेक्टर हैं, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, म्यू माइनस म्यू, एक तो हो गया म्यू, एक हो गया माइनस म्यू का स्क्वायर भी प्लस म्यू, प्लस 2 म्यू इंटू माइनस म्यू, और cos थीटा कितना है वहां पर? 180। अरे एंगल 180 तो है, तो बस सॉल्व किया तो क्या आ गया? अरे एक मिनट, म्यू मैग्नीट्यूड लो, सॉरी सिर्फ मैग्नीट्यूड लो, 2 म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर, और cos थीटा कितना हो गया? -1। नेट क्या आ गया भैया? 0। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो अब आप समझ गए शेप का यहां पर महत्व, इंपॉर्टेंस। यस। अच्छा, अगर आपको मान लीजिए BeFCl दे दिया गया कि बताओ ये पोलर है या नहीं, तुम कहोगे सर BeFCl ठीक है। हाँ भाई, ये जो है मॉलिक्यूल पोलर है नॉन पोलर है? ये पोलर है। ऐसे कैसे सर? शेप, अरे देखो भाई, अब ये BeF बॉन्ड है, ये BeCl बॉन्ड है, देख तो रहा है कौन? तो इन दोनों का जो डायपोल मोमेंट होगा उसकी वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड सेम थोड़ी होगा, अलग अलग होगा। अगर मान लो इसका तुम म्यू मान रहे हो तो इसका म्यू डैश मानना पड़ेगा, लेट्स से म्यू डैश। अगर ये म्यू इधर है तो ये माइनस म्यू इधर है, अगर इसको पॉजिटिव मानोगे इसको नेगेटिव। तो कहने का मतलब ये है कि BeFCl का जब तुम डायपोल मोमेंट निकालोगे तो वो कुछ ऐसा आएगा, म्यू डैश म्यू माइनस के म्यू डैश। समझ गए ना? या फिर ऐसे कर दो प्लस माइनस के म्यू डैश। तो जब म्यू और म्यू डैश है भाई, म्यू डैश, तो जब म्यू और म्यू डैश बराबर ही नहीं है तो ये 0 होने का तो सवाल उठता नहीं है। तो जब ये 0 होगा नहीं तो ये पोलर हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? आ गई, दैट्स इट। चलो लिखो इसे, फिर मैं और आगे बात करता हूँ। लीनियर ज्योमेट्री में एक ही शेप होती है, लीनियर। ओके, ठीक है। अब तुम्हारे मन में आएगा कि सर इसके केस में हमने NO2 प्लस भी पढ़ा था, NO2 प्लस भी लीनियर होता है। अरे आयन है दादा, आयन में पोलैरिटी क्या? आयन तो खुद ही पोल है। यहां पर हम एक भी एग्जांपल में आयन की बात नहीं करेंगे। उसमें क्या तुम कोवलेंट, उसमें क्या तुम पोल डायपोल बना रहे हो? अरे वो खुद ही पोल है। तो यहां पर कभी भी हम आयंस की बात नहीं करेंगे, ठीक है? हम यहां पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। लिखो, ओके।
अब मैं बात कर लेता हूं ज्योमेट्री सेकंड वाली, ट्रायगोनल प्लेनर। ओके ठीक है। अब इसमें हम जानते हैं दो शेप होती है, ट्रायगोनल प्लेनर एंड बेंड या वी शेप। एक एक करके बात करते हैं। पहला शेप, ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी शेप ट्रायगोनल प्लेनर है उनके डायपोल मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आपका BX3 हो गया, यानी BF3, BCl3, BBr3, BI3 एक्सेट्रा। ठीक है। जैसे कि आपका SO3 हो गया, ठीक है। NO3 माइनस वगैरह नहीं लेना है, वो आयंस है। तो बताओ इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा? ये पोलर होंगे या नॉन पोलर होंगे? ये सभी नॉन पोलर हैं। इन सभी मॉलिक्यूल्स का जो नेट डायपोल मोमेंट है वो 0 आता है। कैसे? मैं एग्जांपल से समझाता हूं। लेट से मैंने BF3 का एग्जांपल लिया। ये BF3 एग्जैक्ट आपस में 120 डिग्री पे है। अच्छा, ये पोलर बॉन्ड है, ये पोलर बॉन्ड है, ये भी पोलर बॉन्ड है, तीनों ही पोलर बॉन्ड है। मान लो इस पोलर बॉन्ड का डायपोल मोमेंट म्यू है, तो इसका भी क्या होगा? म्यू होगा, और इसका भी क्या होगा? म्यू। ऑब्वियसली होना ही है क्योंकि तीनों बॉन्ड सेम है, BF बॉन्ड है। अच्छा, अब जरा मैं बात करता हूं कि नेट की। जब मैं इसका ओवरऑल नेट निकालूंगा, तो नेट निकालने के लिए आप क्या करो, आप किन्हीं दो बॉन्ड्स का नेट निकालो डायपोल मोमेंट। लेट से इसका और इसका, जब आप नेट निकालोगे ना, ये आपस में 120 डिग्री पर है, तो इन दोनों डायपोल मोमेंट का जो नेट आएगा वो यहां पर आएगा, बिल्कुल बीच में, यानी यहां से 60 डिग्री और यहां से 60 डिग्री, 60 पे। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी म्यू ही होगा। समझे क्या कहा मैंने? वापस से सुनो। वेक्टर, वेक्टर है और कुछ नहीं है, ये ऐसे है, ये म्यू, ये म्यू और ये म्यू। इन दोनों का नेट डायपोल मोमेंट जस्ट नीचे आएगा, यहां से 60 डिग्री पर आएगा, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? म्यू होगा। क्यों? अरे म्यू म्यू, तो अब जरा इन दोनों का निकालते हैं, इन दोनों का म्यू नेट निकालो। म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, 2 म्यू इंटू म्यू कॉस 120 डिग्री। ठीक है, सॉल्व करोगे तो 2 म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर इनटू कॉस 120 डिग्री कितना होता है? कॉस 120 डिग्री होता है 1/2, माइनस के 1/2। सॉल्व करोगे तो कितना आ गया? म्यू आ गया। तो जो इन दोनों का म्यू नेट है वो कितना आया? म्यू। और इसकी डायरेक्शन कहां आएगी? इधर, एग्जैक्ट 120 पे इसके नीचे। ओके, अब मैं वेक्टर पढ़ाने नहीं बैठूंगा, आपको आना चाहिए। तो अब ये जो म्यू है ये इन दोनों का नेट आया है। अब इन दोनों का नेट ये रहा नीचे, यहां से 60 डिग्री है, यहां से 120 डिग्री है। तो जरा मुझे बताओ, ये दोनों डायपोल मोमेंट ये आपस में एग्जैक्ट 180 पर हुए। किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानोगे तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये अगर प्लस म्यू है तो ये माइनस म्यू होगा, यानी दोनों कट के 0 हो जाएंगे, यानी नेट डायपोल मोमेंट 0 होगा तीनों। समझ गए? समझ गए। तो बस ध्यान रखो इस बात को। सेम केस यहां 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 और सेम केस यहां, SO3 के केस में भी। ठीक है, सेम सेम सेम। ओके, चलो इसे लिखो। ट्रेन आ रही है। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट शेप की मैं बात कर लेता हूं, जो कि है बेंट या वी शेप। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका SO2। ठीक है, अब ये जो SO2 है ये पोलर है नॉन पोलर है? ये इनका तो मैंने साबित कर दिया, ये सब क्या है? नॉन पोलर है। अब SO2 की बात करते हैं, तो जरा इसकी शेप देखना।
ठीक है। अब ये जो S डबल बॉन्ड O है, इसका डायपोल मोमेंट इधर और इस S डबल बॉन्ड O का डायपोल मोमेंट इधर। अब ये जो लॉन पेयर है, अब यहां पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोट आता है। ये जो आपका लॉन पेयर होता है ना, लॉन पेयर, इसका भी अपना एक बहुत ही टाइनी सा डायपोल मोमेंट होता है और उसकी डायरेक्शन हमेशा खुद की तरफ होती है। मैग्नीट्यूड तो बहुत छोटा सा होता है और डायरेक्शन इसकी हमेशा खुद की तरफ होती है। तो यहां पर नोट डाल के लिखेंगे, लॉन पेयर also have very tiny dipole moment which has direction towards itself always। क्या मतलब है, ये जो लॉन पेयर है इसका भी एक छोटा सा टाइनी सा डायपोल मोमेंट होता है और उसकी डायरेक्शन हमेशा खुद की तरफ होती है, चाहे वो ऑक्सीजन पे क्यों ना बैठा हो, क्या चाहे वो फ्लोरीन पे क्यों ना बैठा हो। ओके, ये बात आपने थोड़ा ध्यान रखनी है। अब जब आप इन तीनों का नेट निकालते हो, ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड तो बहुत छोटा सा है, तो कहने का मतलब ये है कि क्या इसका नेट कभी जीरो आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। और इसका जो नेट आएगा ना, म्यू नेट, वो कहीं नीचे की तरफ आएगा, जो कि जीरो तो कतई नहीं होगा। तो इसका मतलब जो SO2 है ये हमारा पोलर मॉलिक्यूल है, SO2 हमारा पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आपने क्या सीखा नया कि लॉन पेयर्स का अपना एक खुद का टाइनी सा डायपोल मोमेंट होता है जिसकी डायरेक्शन उसकी खुद की तरफ होती है, चाहे ये ऑक्सीजन पे क्यों ना बैठा हो, चाहे फ्लोरीन पे क्यों ना बैठा हो। ओके ओके, लिखो इसे, फिर मैं आगे बात करता हूं नेक्स्ट ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल की। मैं मिटाता हूं, देखो।